हेलो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे, अपने घरों पे होंगे। मैं शकील अहमद आपका स्वागत करता हूं एकेडमिया क्लासेज में। कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन का डोज 4 लेके हाजिर हूं आपके सामने। एक ऐसी वैक्सीन जो आपकी इम्यूनिटी पावर तो नहीं बढ़ाती, लेकिन भारत के प्रति, भारत के संविधान के प्रति आपकी जागरूकता और आपकी जानकारी को बढ़ाती है और आपको एक जागरूक नागरिक बनाने की तरफ काम करती है। तो आज हम बात करेंगे भाग 2 की। भाग 2 है नागरिकता से संबंधित, और भाग 2 के अंदर हमारे संविधान में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11, लेकिन इस डोज में हम बात करेंगे अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 10 के बारे में। लगभग 5 अनुच्छेदों की हम बात करेंगे, 6 अनुच्छेदों की हम बात करेंगे, और अनुच्छेद 11 जो है उसको हम नेक्स्ट डोज में लेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 11 ही जो नागरिकता अधिनियम 1955 है और नागरिकता अधिनियम जो अभी हाल ही में जो सीए चर्चा में था उनसे संबंधित है। तो हमारी संसद के द्वारा जो विभिन्न नागरिकता अधिनियम पारित किए गए, संशोधन किए गए उनमें, और हाल ही में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला सीएए, उसकी भी हम चर्चा करेंगे अगली डोज में अनुच्छेद 11 के साथ। इस डोज में हम बात करेंगे अनुच्छेद 5 से 10। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कोवैक्सीन की अगर पिछली वीडियोस 3 डोज आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और तीनों वीडियो सीक्वेंस से आप देखेंगे तो ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। अगली बात करते हैं, भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में बात करनी है, नागरिकता से संबंधित बात करनी है। लेकिन अनुच्छेद पे चलने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि नागरिकता का अर्थ क्या है। देखिए, मैं आपको पहले एक बात बताऊं, आपको संविधान में या कानूनी भाषा में एक शब्द बार बार नजर आएगा जिसे हम कहते हैं राज्य, और इंग्लिश में ये आपको मिलेगा स्टेट। तो जब भी आपको हमारे संविधान में राज्य शब्द दिखे, आपको इसका मतलब समझना है ये किसी हमारे भारत के राज्य के बारे में, यूपी, एमपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनके बारे में बात नहीं कर रहा। जब भी हमें राज्य नजर आता है इसका मतलब है हमारा देश। ओके, जो तो कानूनी भाषा में स्टेट किसे कहा जाता है, एक देश को स्टेट कहा जाता है। देश, राष्ट्र और भारत, ये सब हम, भारत तो चलो हमारा नाम है देश का, लेकिन देश और राष्ट्र ये सब हम कंट्री या हम प्यार से कहते हैं देश को, अपने देशभक्ति में कहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में या कानूनी भाषा में किसी भी देश को जाना जाता है राज्य के नाम से। जैसे अमेरिका एक राज्य है कानूनी भाषा में देखें तो, यूके एक राज्य है कानूनी भाषा में, उसी तरह से पाकिस्तान और भारत भी क्या है, एक राज्य है, अलग अलग 2 राज्य हैं। तो राज्य किस किस से मिलके बनता है आपको पता होना चाहिए। राज्य क्या, किसी भी राज्य किसे कहेंगे, यानी हम आम भाषा में एक देश किसको कहेंगे, तो उसके लिए 4 कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। पहली बात, उसका एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। निश्चित भूभाग हम सब देखते हैं, हमारे भारत का एक बहुत प्यारा सा नक्शा है, निश्चित भूभाग हो। उसके अलावा उसमें जनसंख्या हो, परिभाषित जनसंख्या। परिभाषित का मतलब ये हो कि हमें पता हो कि कौन भारत का नागरिक है, कौन नहीं है। जनसंख्या जो यहाँ पे निवास करती है उनमें भारत के नागरिक क्या है। हम हर 10 वर्षों में दशकीय जनगणना होती है, सेंसस होता है ना, वो इसीलिए होता है कि भारत की जनसंख्या को परिभाषित किया जा सके, है ना। तो परिभाषित जनसंख्या हो। दूसरा, तीसरा क्या हो, मान्यता प्राप्त सरकार हो। मान्यता प्राप्त सरकार। और अंतिम हो कि जो सरकार हो या जो देश है वो संप्रभु होना चाहिए, संप्रभुता हो। तो निश्चित भूभाग के बारे में हमने भाग 1 में बात कर ली, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। भाग 1 में हमने बात कर ली थी। परिभाषित जनसंख्या यानी जनसंख्या के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट अगर कहा जाए, नागरिकता के बारे में हम भाग 2 में बात करने वाले हैं आज, इसीलिए मैं हाजिर हूँ आपके सामने। मान्यता प्राप्त सरकार की बात हम करेंगे संविधान के भाग 5 और भाग 6 में। भाग 5 में हमारी संघ सरकार के बारे में, केंद्रीय सरकार के बारे में, और भाग 6 में हमें राज्य सरकारों के बारे में, जो हमारे 28 स्टेट्स हैं उनके बारे में बताता है। संप्रभुता की बात पूरा संविधान करता है, हमने प्रस्तावना में भी देखा था। संविधान अपने आप में ये बताता है कि भारत एक संप्रभु देश है और भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है, और भारत का जो कामकाज चलता है, जो व्यवस्था चलती है, राज व्यवस्था चलती है, वो भारत के लोगों के द्वारा चलती है। किसी दूसरी शक्ति का हस्तक्षेप
हमारे निर्णयों में नहीं होता। ये होता है संप्रभुता का मतलब। तो नागरिकता, अगर परिभाषित जनसंख्या की बात करेंगे हम, तो परिभाषित जनसंख्या में दो तरह के, या कहा जाए तो तीन तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो होगा नागरिक, एक होगा विदेशी। ओके, अब विदेशी में दो हो सकते हैं कि शत्रु देश का है या मित्र देश का है। शत्रु देश वो देश जो हमारे साथ युद्ध में है या जिनकी हमारे साथ बनती नहीं है, हमारी अनबन बनी रहती है ना, वो हमारे शत्रु देश है। तो शत्रु देश का नागरिक भी हो सकता है और मित्र देश का नागरिक भी हो सकता है। तो नागरिक का अर्थ बेसिकली वो है, वो लोग। तो देखो, अब ये जनसंख्या में जो नागरिक है ना, उन्हें भारत सरकार की सभी पॉलिसी के सभी लाभ दिए जाते हैं। तो नागरिक हम उसे कहते हैं जो सरकार के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं, भारत में ही जन्मा हो, भारत की सरकार को पता है, भारत की सरकार के द्वारा बताया गया है कि ये हमारा नागरिक है। और नागरिकों का सबसे बड़ा फायदा ये है, सबसे अच्छी बात ये है कि इस देश के अंतर्गत जितनी भी पॉलिसीज, नीतियां लाई जाती है नागरिकों से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित, वो सारे लाभ, सारे जो सहायता है, वो सारी की सारी नागरिकों को प्राप्त होती है। विदेशियों में हो सकता है कुछ सहायताएं विदेशियों को प्राप्त हो सकता है कुछ प्राप्त ना हो। आगे अगली स्लाइड में हम यही बात करने वाले हैं कि नागरिकों को क्या क्या विशेष चीजें प्राप्त होती है। तो नागरिकों को हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि किसी भी देश के नागरिकों को सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं नागरिकों को, है ना। विदेशियों को नहीं होता, विदेशियों को वोट देने का अधिकार नहीं है ना, नागरिकों को है। ओके, चुनाव में खड़ा होने का अधिकार नहीं है विदेशियों को, किसी संसद का या विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता, लेकिन नागरिक बन सकता है। तो नागरिकों को सभी प्रकार के राजनीतिक और सभी प्रकार के सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं किसी भी देश में, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो। तो जिस देश का नागरिक होगा वहां पे उसको हर प्रकार के सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि नागरिकों से मिलके ही राज्य का यानी देश का गठन होता है। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि नागरिकों से मिलकर ही देश का या राज्य का, आपको राज्य वर्ड हमेशा जब भी मिलेगा आपको देश समझना है, जब तक कि उसका कोई और मतलब ना बताया जाए आपको। देश का गठन होता है। देखिए फिर से बताता हूँ, हो सकता है भारत की जनसंख्या में हम लोगों के नागरिकों के साथ साथ विदेशी भी रह रहे हों, लेकिन भारत का जो एक्चुअल निर्माण करने वाले लोग हैं वो हम हैं, यानी भारत के नागरिक। तो ये बात कही गई है कि नागरिकों से मिलके ही किसी भी देश का गठन जो होता है वो नागरिकों से मिलके होता है। ये जो राज्य बनने में सेकंड कंडीशन है ना, ये नागरिक ही कहीं ना कहीं पूरी करते हैं। आइए अब देखते हैं कि नागरिकों को मिलने वाले कुछ विशेष अधिकारों के बारे में। हमारे संविधान का भाग 3 है मूल अधिकार। मूल अधिकार में कुछ अधिकार है जो सभी को प्राप्त होते हैं, चाहे वो नागरिक हो देश का या विदेशी नागरिक हो, कहीं का भी हो, उसको अधिकार मिलते हैं। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ नागरिकों को ही दिए जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 15 है लिंग, जाति और मूल स्थान वगैरह के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी पे भी। अनुच्छेद 16 है जो लोक नियोजन के अवसर होते हैं उनमें किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा भारत के नागरिकों के द्वारा। और अनुच्छेद 19 है समानता का अधिकार। ये भी, इन सब को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं आने वाली डोजेस के अंदर। तो आप बस दिल थाम के देखते रहिए, चीजें पढ़ते रहिए और मजा लेते रहिए, जागरूक बनते रहिए। फिर कुछ पद हैं, महत्वपूर्ण पद है जिनपे सिर्फ भारत का नागरिक ही नियुक्त किया जा सकता है या निर्वाचित हो सकता है। जैसे कोई भी राष्ट्रपति कोई विदेश का नागरिक नहीं बन सकता। उपराष्ट्रपति हमारा भारत का नागरिक ही बन सकता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है ना, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है। उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए, महान्यायवादी बनने के लिए, इन सब के अनुच्छेद दे रखे हैं जो संविधान में इनका उल्लेख है। अगर किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाना हो तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। महाधिवक्ता हो तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा और प्रत्येक राज्य विधानसभा के निर्वाचनों में मत देने का अधिकार भी सिर्फ हमारे भारत के नागरिकों को ही मिलेगा, दूसरे देश के लोगों को यह अधिकार नहीं होता। फिर संसद का सदस्य बनने के लिए, अगर आप
चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको भारत का नागरिक होना पहली शर्त है। और इसके अलावा राज्य विधानमंडल का सदस्य होने के लिए भी आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। तो भारत के नागरिकों को इतने विशेष अधिकार प्राप्त हैं कि और ये सारे अधिकार किसी भी विदेशी को प्राप्त नहीं है। अब बात करेंगे अनुच्छेदों की। अनुच्छेद 5 से 10 की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं अनुच्छेदों को, जो अनुच्छेद 5 से 11 है, इनको हम दो तरह से बांट सकते हैं। बेसिकली हमारे संविधान में उन लोगों की नागरिकता के बारे में स्पष्ट प्रावधान किया गया है जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 तक। 26 जनवरी 1950 तक जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब भारत का नागरिक कौन कौन रहेगा और कौन कौन नहीं रहेगा, क्या प्रावधान है, ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 5 से 8 के अंतर्गत बिल्कुल साफ साफ बताए हुए हैं। लेकिन फिर अनुच्छेद 11 है एक, जो संविधान लागू होने के बाद संसद कानून बना सकती है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है या किसकी नागरिकता किस शर्त पर बनी रहेगी। ये है जो अनुच्छेद 11 एक प्रावधान करता है, जो संसद को ये शक्ति देता है कि संसद अपने हिसाब से जिस तरह से नियम बनाना चाहे नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। यही अनुच्छेद है जिसकी हम अगली डोज में, डोज 5 में बात करेंगे। आज हम अनुच्छेद 5 से 8 को डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा दो छोटे छोटे अनुच्छेद है, अनुच्छेद 9 और 10, इनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 5 की, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। पहले अनुच्छेद को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर डिटेल में धीरे धीरे इसको समझने की आसान भाषा में इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। इस संविधान के प्रारंभ पर आपको पता है संविधान प्रारंभ होता है हमारा 26 जनवरी 1950 को, लेकिन आपको पता हो कि नागरिकता से संबंधित हमारे जो प्रावधान है वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। फिर भी हम मानेंगे संविधान प्रारंभ हुआ, पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास कर रहा है, वह भारत का नागरिक होगा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस वक्त हर वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा जो भारत के क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में रहता है। ओके, अधिवास का मतलब उसका घर यहाँ पे हो, उसका रिहाइश, उसका रेजिडेंस यहाँ पे हो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर। और कौन होगा? जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जो भारत के अंदर जन्मा हो, वो भी क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। कब? जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उस वक्त की बात अनुच्छेद 5 कर रहा है। इसके अलावा सेकंड है जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो। अगर वो नहीं जन्मा तो उसके माता पिता में से कम कोई एक भारत में जन्मा हुआ होना चाहिए, तो उसे भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। या उसका भी जन्म भारत में नहीं हुआ, उसके माता पिता का भी नहीं हुआ, लेकिन वो संविधान के प्रारंभ होने से पहले कम से कम 5 सालों से भारत में रह रहा है, तो भी उसको क्या मान लिया जाएगा? भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ये बात कहता है हमारा अनुच्छेद 5। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन उम्मीद करूंगा आसान भाषा में समझ में आएगा। अनुच्छेद 6 की हम बात करेंगे। अब देखिए, जब हम आजाद हुए तो अनफॉर्चुनेटली हमारा भारत 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ भारत हो गया और भारत का एक छोटा हिस्सा पाकिस्तान के रूप में बन गया, है ना। तो पाकिस्तान, अब क्या हुआ, कुछ लोग जब हम आजाद हो गए तो जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे वो इधर से इधर चले गए, जो भारत में रहना चाहते थे वो इधर से इधर आ गए। ओके, तो जो भारत से पाकिस्तान गए उनको कहेंगे भारत से पाकिस्तान में उन्होंने प्रव्रजन कर लिया। जो पाकिस्तान से भारत में आ गए उनको कहेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन कर लिया, यानी वो भारत में रहना चाहते थे। अब जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया उस हिस्से को छोड़ के वो भारत के हिस्से में आ जाएंगे। तो अनुच्छेद 6 को पहले पढ़ते हैं और एक एक बात इसकी समझते हुए चलते हैं। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो अनुच्छेद 6 ये कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से, देखिए ये भारत, इधर इंडिया और इधर पाकिस्तान। अब 1947 के बाद ये अलग देश हो गया। पहले तो ये हमारा भारत ही था, तो ये यहाँ रहने वाले भी क्या थे? भारतीय थे।
अब आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज बहुत सारे ऐसे हैं कि जब हमारा बंटवारा हुआ तो हमने ये इलाका छोड़ के हमारे देश में आना, क्योंकि अब हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, हम तो इंडिया में रहना चाहते हैं। तो ये इलाका, अगर वो यहाँ पे रहते थे तो ये इलाका छोड़ के अब वो हमारे भारत की जमीन पर आ गए। तो इसे कहा गया कि पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन करने वाले लोग। तो उन्हीं लोगों के बारे में अनुच्छेद 6 कुछ प्रावधान करता है। वो क्या है देखिए। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रवर्जन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति है जो यहाँ से यहाँ पे आ गया संविधान लागू होने से पहले, तो वो क्या समझा जाएगा? हमारे भारत का नागरिक समझा जाएगा, जो पाकिस्तान से भारत में आया है 26 जनवरी 1950 से पहले। अब कुछ डिटेल में ये प्रावधान है, उसकी बात कर लेते हैं। यदि वह है, कौन समझा जाएगा भारत का नागरिक, उसकी कुछ कंडीशंस लिखी हुई है, वो ये हैं। यदि वह अथवा उसके माता पिता में से कोई, अथवा उसके पितामह पितामही या मातामही में से कोई। ये पितामह पितामही और मातामही का मतलब आप समझोगे दादा दादी या नाना नानी में से कोई मूल रूप से में यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम में परिभाषित भारत में जन्मा था। अब देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत कौन सा होगा? पहले 1935 तक तो 1947 में हम अलग हुए, तो आज जहाँ पे पाकिस्तान है वो भी भारत था 1935 में। आज जहाँ पे बांग्लादेश है वो भी 1935 में भारत था। तो वो व्यक्ति जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चल के भारत के क्षेत्र में आ जाता है, उसको अगर वो 1935 के अंतर्गत जो भारत था उसमें से उस भारत के किसी हिस्से में वो जन्मा हो, वो नहीं जन्मा तो उसके माता पिता वहां पे जन्मे हो, अगर उसके माता पिता नहीं तो उसके दादा दादी या नाना नानी वहां पे जन्मे थे और अब वो उस हिस्से से भारत के हिस्से में आ गया, तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी 6 पॉइंट की पहली कंडीशन है, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रवर्जन किया है, तब यदि वह अपने प्रवर्जन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवास कर रहा है। अब ये जो इधर से इधर लोग आए ना, इनकी एक तारीख बता दी गई कि अगर आप 1948 की 19 जुलाई 1948 से पहले ये वाला हिस्सा छोड़ के इधर आ गए थे और उसके बाद आप यहीं पे रह रहे हो, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत भारत के नागरिक समझे जाओगे। लेकिन अगला कंडीशन क्या है? जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रवर्जन किया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे रहता था और 19 जुलाई 1948 के बाद में वो यहाँ पे आया है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन अलग है। फिर वो क्या करेगा? जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रवर्जन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। क्या कहना चाह रहा है? अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद यहाँ पे आता है, तो उसको क्या करेगा? भारत की जो सरकार है उसके द्वारा एक अधिकारी को नियुक्त किया हुआ होगा। वो व्यक्ति क्या करेगा? उस अधिकारी के पास जाके जो भी कानून है उसके अंतर्गत ये रिक्वेस्ट करेगा कि सर मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ, आप मेरा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो इसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि ये जब इस अधिकारी के पास जाएगा तो हमारे भारत के संविधान के लागू होने से पहले यानी 26 जनवरी 1950 से पहले वो कम से कम 6 माह तक भारत में रह रहा होगा। अगर वो कम से कम 6 माह तक भारत के एरिया में रह रहा है और फिर वो अधिकारी आता है, तो उसे भारत का नागरिक रजिस्ट्रेशन उसका कर लिया जाएगा, उसको पंजीकृत कर लिया जाएगा। ये जो परंतु है ये यही बात कह रहा है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 मास तक भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये कंडीशन एक बार फटाफट देख लेते हैं। कोई व्यक्ति
अगर पाकिस्तान के क्षेत्र से जो पहले भारत ही हुआ करता था, जब पाकिस्तान बन गया और वो भारत का नागरिक बनना चाहता है, वो भारत में रहना चाहता है, तो अगर पाकिस्तान से भारत में आता है तो उसको भारत का नागरिक कब माना जाएगा? यदि वो या उसके माता पिता या उसके पिता में यानी दादा दादी या नाना नानी 1935 का जो भारत था उसके हिस्से में कहीं पे भी जन्मे थे तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। दूसरी कंडीशन, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत के क्षेत्र में आ जाता है और 19 जुलाई 1948 के बाद में वो भारत के ही किसी क्षेत्र में रहता है तो भी उसे नॉर्मल आराम से भारत का नागरिक समझ लिया जाएगा। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद में आता है और उसको 26 जनवरी 1950 से पहले तक भारत में रहते हुए कम से कम 6 महीने हो चुके हैं, तो वो भारत सरकार के अधिकारी के पास, जिसको भी भारत सरकार ने नियुक्त किया होगा इस काम के लिए, उस अधिकारी के पास चला जाएगा और कहेगा सर मुझे यहाँ का नागरिक बनना है, मेरा रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वो अधिकारी रजिस्ट्रेशन कर लेगा तो वो आदमी भारत का नागरिक बन जाएगा। ये संविधान के समय की बात है। अगली बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। अब वही बात वापस करते हैं, ये इंडिया और ये पाकिस्तान से भारत में लोग आए थे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो भारत को छोड़ के पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो अगर कोई भारत के क्षेत्र से पाकिस्तान में चला जाता है तो उसकी नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान है? तो देखिए बात करते हैं। पाकिस्तान को प्रवर्जन, यहाँ पे प्रवचन नहीं है, ये मिस्टेक होगी, प्रवर्जन, पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो देखिए सीधी सी बात है, जो हमारे देश में रहेगा ही नहीं, जो हमारे देश को छोड़ के चला जाएगा, वो क्या होगा? हमारा नागरिक नहीं होगा। तो सीधी सी बात अनुच्छेद 7 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का क्षेत्र छोड़ के पाकिस्तान में चला जाता है रहने के लिए तो वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। पढ़ लेते हैं एक बार अनुच्छेद 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात, तारीख दी हुई है 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के क्षेत्र से पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रवर्जन किया है, चला गया है, तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवर्जन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड 6 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रवर्जन किया है। वापस देख लेते हैं ये परंतु वाला जो सेक्शन है। उम्मीद करता हूँ ऊपर वाला जो व्यक्ति भारत के क्षेत्र से पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा 1 मार्च 1947 के पश्चात अगर वो गया है तो। परंतु वो ये कह रहा है, देखिए कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो जबरदस्ती यहाँ ले जाए गए हों या अब यहाँ पे आ तो गए लेकिन उनका मन नहीं लग रहा है, वो तो ये कहेंगे अब हम तो भारत के नागरिक थे, हमें तो भारत में ही जीना है, भारत में ही मरना है, अब पाकिस्तान अगर अलग हो गया है तो ये हमारा देश नहीं है। तो हो सकता है ये लोग वापस भारत में आना चाहें और ये भारत में आ जाएं। तो अगर ये लोग वापस भारत में आ जाते हैं, यानी पाकिस्तान एक बार चले गए थे लेकिन वापस आना चाह रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हुए हैं 1947 के बाद 50 के बाद जब हम बंटवारा हुआ तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले पाकिस्तान चले गए थे लेकिन फिर वो अपने देश लौट के आ गए। तो उन लोगों की नागरिकता के बारे में क्या कहा जाएगा? उन लोगों की नागरिकता वाला प्रावधान होगा ये जो अनुच्छेद 6 का सेकंड प्रावधान हमने देखा है ना, ये वाला। तो उन लोगों को यह समझा जाएगा कि वो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए हैं, उनको ये समझा जाएगा चाहे वो कभी भी आए होंगे, है ना, एक बार चले गए, अब चाहे वो कभी भी आए होंगे वापस अपने देश में रहने के लिए, उनकी ये नियत होनी चाहिए कि हम तो भारत में ही रहेंगे, घूमने फिरने के लिए नहीं। एक बार पाकिस्तान चले गए, वहां पे मन नहीं लगा या वहां पे नहीं रहना, भारत में ही रहना है, तो यहीं पे रहने के लिए अगर वो वापस आ जाते हैं भारत
तो उनको ये माना जाएगा, चाहे वो कभी भी आए हों, कि वो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं, और 19 जुलाई 1948 के बाद जो भारत आता है उसके ऊपर अनुच्छेद 6 के खंड ख का सेकंड पार्ट लगता है, और उसको क्या करना पड़ेगा, अगर उसको 6 महीने हो गए हैं 26 जनवरी 1950 तक, तो वो भारत सरकार के अधिकारी के पास चला जाएगा और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। उम्मीद करता हूँ अनुच्छेद 7 आपके समझ में अच्छे से आया होगा। अनुच्छेद 8 की बात करते हैं। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। देखिए, जब ब्रिटिशर्सों का हमारे ऊपर राज था तो हमारे ऊपर बहुत अत्याचार भी होते थे, और ब्रिटिश क्या करते थे दूसरे देशों में, क्योंकि ब्रिटिशों का लगभग पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं कि उन्होंने कॉलोनी बना ली थी, तो वो अपनी दूसरी कॉलोनियों में भारतीयों को मजदूर के तौर पे भेज देते थे। अब जैसे यहाँ पे भारत है, इसको हम ए कह लेते हैं, यहाँ पे एक देश है बी, ये भी ब्रिटिशों के अंदर है, ये भी ब्रिटिशों के, इन पर भी ब्रिटिशों का राज है। तो भारतीयों को मजदूर बनाकर बी देश के अंदर भेज दिया ब्रिटिशों के द्वारा। अब भारतीयों ने क्या किया, यहीं पे काम किया, यहीं पे कोई पसंद आ गया तो यहीं पे शादी वगैरह कर ली, अब बच्चे हो गए, अब वो क्या कर लिया, वो यहीं पे रहने लगे, है ना। उनको ये भी लगता था कि यार भारत में जाएंगे तो बड़ा अत्याचार होता है, हम यही रहेंगे, अपनी जिंदगी गुजार लेंगे, वहीं पे फैमिली उन्होंने बसा ली। लेकिन अब तो भारत आजाद हो गया था, अब कैसा अत्याचार भारत में, अब तो अत्याचार होना नहीं था, है ना। तो अनुच्छेद 8 उन लोगों के लिए रखा गया जो किसी दूसरे देश में बस गए थे और वहीं पे अब अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तो अनुच्छेद 8 उन लोगों के बारे में प्रावधान करता है। देखते हैं क्या है अनुच्छेद 5 में। किसी बात के होते हुए, देखिए ये सारे कंडीशन अनुच्छेद 5 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 5 अप्लाई सभी में होना चाहिए। अनुच्छेद 5 क्या था, वापस देखते हैं। अनुच्छेद 5 था कि कोई व्यक्ति संविधान प्रारंभ होने से पहले या तो भारत के अधिवास में रह रहा हो, या वो यहाँ पे जन्मा हो, या उसके माता पिता यहाँ पे जन्मे हो, या कम से कम संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले तक वो भारत में रह रहा हो। तो ये सारी चीजें जरूरी है हर अनुच्छेद में, 6 में है, 7 में है और 8 में भी है। तो अनुच्छेद 5 के किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता पिता में से कोई, अथवा पिता में दादा दादी या नाना नानी में से कोई मूल रूप से यथावत वही भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, जो किसी दूसरे देश में निवास कर रहा है भारत से बाहर, वह भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत्समय निवास कर रहा है भारत के राजनयिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। यानी अगर वो अब पहले दूसरे देश में रह रहा था, अब हम आजाद हो गए, अगर वो भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, उसके दादा दादी या नाना नानी भारत में जन्मे हो, तो अब वो क्या कर सकता है, अगर वो चाहे भारत की नागरिकता लेना, भारत में आना चाहे, तो जिस भी देश में वो रह रहा है वहां पे भारत की एम्बेसी तो होगी, एम्बेसी में वो चला जाएगा और वहाँ के जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा और उसके बाद वो भारत का नागरिक बन जाएगा, लेकिन उसको फिर उस देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। ये बात है। फिर अनुच्छेद 9 और 10 की बात करते हैं। अनुच्छेद 6 से 8 तक, 5 से 8 तक ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे। अनुच्छेद 9 और 10 भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में क्या है देख लेते हैं। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 9 ये कहता है कि यदि आप भारत का कोई नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाता है, किसी दूसरे देश की नागरिकता वो ले लेता है, तो फिर अपने आप वो भारत का नागरिक नहीं रहता। यानी भारत में या तो कोई व्यक्ति भारत का नागरिक रह सकता है या किसी दूसरे देश का नागरिक वो रह सकता है। तो अनुच्छेद 9 यही कहता है, यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा।
अथवा अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। आपने एक बार अमेरिका की या किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली, फिर आप भारत के नागरिक नहीं रहते हो। लेकिन ये कंडीशन आम नागरिकों के लिए है। अगर कोई स्कॉलर है, कोई विद्वान है और उसको नागरिकता किसी दूसरे देश की मिल जाती है तो भी वो भारत का नागरिक बना रहता है। जब हम अनुच्छेद 11 के अंतर्गत विभिन्न अधिनियम देखेंगे तो डिटेल में ये चीज देखेंगे। फिलहाल अनुच्छेद 19 के बारे में आप इतना याद रखें कि अगर कोई विदेशी नागरिक बन जाता है तो फिर वो भारत का नागरिक नहीं रहता। फिर अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है, यानी अगर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारत का नागरिक है, यह समझा जाता है ऐसी विधि के उपबंधों, ये उपबंधु हो गया, उपबंधों, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। देखिए अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद नागरिकता से संबंधित कानून बना लेगी, है ना। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अगर संसद नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाती है तो भी उस कानून में जो ऊपर अनुच्छेद 5 से 8 तक संविधान कह रहा है ना कि ये भारत का नागरिक होगा, तो चाहे संविधान संसद का कोई भी कानून हो, उस कानून के अंदर अनुच्छेद 5 और 8 के अंतर्गत जो भी भारत का नागरिक है उस कानून के अंतर्गत वो भी व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाना चाहिए। यानी संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती कि उसमें ये कह दे कि अनुच्छेद 5 और 8 के अंतर्गत जो नागरिक है अब उसको नागरिक नहीं माना जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि जो ऊपर प्रावधान है अनुच्छेद 5 से 8 तक, उनको अगर संसद कोई भी कानून बनाती है तब भी उनके अंतर्गत जो भारत का नागरिक बन गया वो भारत का नागरिक होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन आपको पसंद आया होगा। मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि चीजें थोड़ी सी छोटी रखी जाए, लेकिन कोशिश ये भी रहती है कि आप लोगों को चीजें समझ में आए, भले हो तो वो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगता है, कुछ सजेशंस है तो वो भी दीजिए। शेयर कीजिए दोस्तों में, ताकि संविधान के प्रति जागरूकता और जानकारी आप सबको, भारत के आम नागरिक तक पहुंच सके। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि जब भी अगला डोज अपलोड किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन बिना किसी के बताए अपने आप यूट्यूब बता देगा कि अगला डोज आ चुका है, आपको देख लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे, खुश तो होंगे और सब कुछ। अब घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज शकील अहमद साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।